अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुलाकातों, मुशावरतों और नवाज शरीफ के खत के बाद आखिरकार आज नून लीग ने फैसला कर लिया है। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। नून लीग मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस्लामाबाद जाएगी, मगर आगे क्या करना है इसका फैसला इस्लामाबाद पहुंचकर करेगी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर 7 रुकनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम अपोजिशन जमातों से रब्ता करेगी। कमेटी में स्पीकर असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी शामिल हैं। असद उमर, शफकत महमूद और नूरुल हक कादरी भी कमेटी में शामिल हैं। परवेज़ इलाही भी हुकूमती मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान किया और कहा कि आइंदा के लाएअमल का ऐलान आज़ादी मार्च में करेंगे। इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे और अगला लाएअमल भी वहीं पर पेश करेंगे। सवाल यह है कि इससे का आगे का लाएअमल बता नहीं रहे या इससे का आगे का लाएअमल तय ही नहीं हुआ है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताया है कि इससे आगे उन्होंने करना क्या है। खुद ला इल्म है या अवाम को ला इल्म रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया। हुकूमती अरकान बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि अपोजिशन का एजेंडा वाज़े नहीं है। ये वाज़े नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। इस हवाले से आज शहबाज शरीफ ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नून लीग और अपोजिशन को मौका मिला तो हम 6 महीने में इस तबाहकुन मईशत को पांव पर खड़ा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन को ये मौका मिले कि हम इस कौम की खिदमत करें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक नए शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आई, जिसकी भी हुकूमत हुई, अल्लाह ने हमें सबको मौका दिया, तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और बेरोज़गारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। हमारी और कंसिडरेशन नहीं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हम पाकिस्तान को दोबारा उसके पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। नून लीग ने लॉन्ग मार्च की हद तक अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौलाना ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रही है और दूसरी तरफ तज़हीक कर रही है। तज़हीक और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं हो सकते। हुकूमत अगर संजीदा है तो पहले इस्तीफ़ा दे, फिर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। उनके लबो लहजे और ज़बान और गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो एक तरफ हमसे मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमें गालियाँ दे रहे हैं। तज़हीक, गालियाँ और मुज़ाकरात और संजीदगी ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले इस्तीफ़ा दे, फिर अगले इक़दामात के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस्तीफ़े से कम मुज़ाकरात करना हमारे नज़दीक कोई माना नहीं रखता। ये बात वाज़े की। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए भी ये बताते हैं कि कल जब वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उस तकरीर में मौलाना को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया और फिर वज़ीर आज़म ने भी जब उनका मजाक उड़ाया तो मौलाना और ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ में इस वक्त सामने आ गए हैं। हुकूमत मौलाना से मुज़ाकरात करना चाह रही है, मगर कल वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद मुज़ाकराती अमल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज अहम हुकूमती जमात काफ लीग के रहनुमाओं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। हुकूमत अब भी सवालात उठा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान का एजेंडा क्या है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि एहतजाज मौलाना का हक है। मुझे नहीं मालूम कि कौन से इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की या अदालत में उनकी सुनवाई नहीं हुई। मौलाना जो कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता उन्होंने कौन सी इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की है, या कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, या वो पार्लियामान में कोई चीज़ दे के आए हैं।
हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि मौलाना बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते थे, जमहूरियत का दर्स देते थे, तो हमें तो वही मौलाना की तकरीरें याद हैं। उसके अलावा ये जिस एहतजाज करने जा रहे हैं, मैंने तो मौलाना या उनकी किसी पार्टी की नुमाइंदे से असेंबली के फ्लोर पे कोई एक बात नहीं सुनी। जो उनका जमहूरी हक है, जो एहतजाज करना, जुलूस निकालना, ये उनका जमहूरी हक है। उसके लिए बिल्कुल उनके लिए वही हक होना चाहिए जो हमारे लिए हक है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर हादसात होते हैं। मौलाना कोई वजह बताएं कि हुकूमत से कहाँ गलती हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरी गुजारिश है कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो सियासतदान कभी इनकार नहीं करता, और मुज़ाकरात के जब दरवाजे बंद होते हैं तो हादसात होते हैं। हादसात जो होते हैं उससे फिर सारा प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। और पहले भी वो इस्तेमाल हुए, उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसा वजह बताएं कि इस हुकूमत ने कहाँ गलती की है। और इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है, और मैं पहले कह चुका हूँ, पीटीआई तो 6 महीने और कहती है, मैं कहता हूँ 2020 जो मैंने 3 साल कहे थे, मैं उस पर कायम तरक्की का साल होगा। हुकूमत की तरफ से भी गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी नजर आ रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की सरबराही करने वाले वजीर आजम खुद बैड कॉप बनकर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर रहे हैं, मगर फिर टास्क भी अपने वज़रा को दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करें, उन्हें मनाएं। हुकूमत को यकीन है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को आज़ादी मार्च से रोक लेगी, मगर मौलाना की मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी है। मौलाना का दावा है कि पूरी अपोजिशन उनके साथ है। पीपल्स पार्टी पहले ही अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है कि वो आज़ादी मार्च की हिमायत करती है, मगर धरने में शामिल नहीं होगी। नून लीग कह रही है कि आज़ादी मार्च के बाद फैसला करेगी कि वो धरने में शामिल होगी या नहीं होगी। मगर क्या नून लीग ने अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर दी हैं और मौलाना फजलुर रहमान को बता दी हैं कि हम किसी तोड़ फोड़ का, किसी जलाओ घेराव का, किसी भी हड़ताल का, ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने का या शहर बंद कराने का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जाहिर है उससे हुकूमत से ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये बात पूछेंगे नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल से। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर है आपकी एक पार्टी है, अब जो बात करती है मुल्क को माजी में धरनों से, एहतजाज से क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपने कम से कम मौलाना को बता दिया है कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे कि जिससे मुल्क को नुकसान हो? ये कम्युनिकेट कर दिया मौलाना को? देखिए शाहजेब, जैसा कि मैं पहले भी मीडिया में बता चुका हूं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात थीं, उनकी रोशनी में एक बहुत मुफस्सल हिकमत अमली पार्टी को भेजी है और तजवीज़ की है। हमने उसी को मौलाना के साथ शेयर किया था, और मौलाना हमारी जो हिकमत अमली है उसको भी समझते हैं और उनके साथ हम शेयर भी कर चुके हैं। और इसीलिए हमारा मकसद ये है कि इस हुकूमत से निजात के लिए जो अपोजिशन की तहरीक है, हम उसका भी हिस्सा बने। और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फौरी आम इंतखाबात हों, लेकिन हम किसी भी लिहाज से ये नहीं चाहेंगे और ना इंशाल्लाह ये होने देंगे, इसके ऊपर पूरी अपोजिशन की कमिटमेंट है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है उसके नतीजे में जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचे। हम जमहूरी अमल का तसलसल यकीनी देखना चाहते हैं, और हमारा इस पूरी तहरीक का या इस पूरे दबाव का जो पैदा किया जा रहा है मकसद सिर्फ ये है कि इस हुकूमत को ये बराबर कराया जा सके कि वो नाकाम हो चुकी है। दिन ब दिन उसकी वजह से मुल्क की मईशत दलदल में धंस रही है, और अब इस मुल्क के लिए उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और एक फ़ौरन आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। और अगर ये इलेक्शन अगले 6-8 महीने में नहीं होते तो इस बात का खदशा मौजूद है कि ये मईशत इतनी बदहाल हो जाएगी कि उससे फिर जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ सकती है। मगर एहसन इकबाल साहब, ये बात तो तय है कि आप लोग अगर सड़कों पर आ गए, आपने मार्च कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे दिया, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ खड़ी हो गई, उससे हुकूमत नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब बताएंगे आगे कि मईशत की बहुत बुरी हालत है और बहुत बड़ी अगर तादाद में भी आ जाएंगे तो इमरान खान साहब कहेंगे कि ठीक है, फिर मैं इस्तीफ़ा दे के घर जाता हूँ और मैं नए इलेक्शन का ऐलान करता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है। और जब मौलाना ने बड़ा क्लियर किया हुआ है कि मैं उसके बगैर वापस नहीं जाऊँगा और मुझे इस्तीफ़ा चाहिए, तो अगर मौलाना कुछ लाइंस क्रॉस करते हैं, तोड़ फोड़ होती है, स्ट्राइक कॉल दी जाती है, धरना होता है, तो आपने ये बता दिया है ना मौलाना को कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि मुल्क का नुकसान है और आपको पता है मुल्क का नुकसान होगा।
देखिए, हमने आज जो उनके साथ अपने कायद की हदायत की रोशनी में इत्तफाक राय किया है वो ये है कि 27 तारीख को मुस्लिम लीग नून और पूरी अपोजिशन जमातें हम सब मिलकर भरपूर तरीके से कश्मीर के हवाले से यौम मज़म्मत मनाएंगे। 27 अक्टूबर को कश्मीर के अवाम को ये पैगाम भेजेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी पुश्त के ऊपर है। इसके बाद जो उनका आज़ादी मार्च है वो जब आएगा तो हम सिंध के अंदर भी और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में उसका इस्तकबाल करेंगे। और 31 अक्टूबर को जो उनके आज़ादी मार्च का जलसा होगा उसमें मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। और आज आपने सुना कि सदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उसी मौके के ऊपर हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो भी पेश करेंगे कि अपोजिशन की जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो क्या है। और उसके बाद अगर हुकूमत उस पर कोई तवज्जो नहीं देती तो फिर अपोजिशन की क़यादत मुशावरत के साथ अपना अगला लाए अमल का ऐलान करेगी। अच्छा, आप लोगों ने फैसला अभी तक ये किया नहीं है या फिर फैसला अनाउंस नहीं कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने कर दिया या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी आखिरी वक्त में जो फिर अगर अपना फैसला बदलती है जो भी करेगी नून लीग भी वही करेगी? आपने अपना फैसला भी मुंसलिक किया हुआ है पीपल्स पार्टी के फैसले से या उस वक्त के हालात से कि कितना प्रेशर डालने में मौलाना और आप कामयाब हुए उसके बाद फैसला करेंगे? शाहजेब, अभी तक तो खुद JUIF की क़यादत है वो भी धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो भी इसे आज़ादी मार्च ही कह रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून आज़ादी मार्च की हद तक उनके साथ है जो कि वो खुद कह रहे हैं। और जब 31 अक्टूबर को वहाँ जलसा होगा उसके बाद फिर अगले लाहे अमल के लिए सब कायदीन मुशावरत करेंगे, अपोजिशन भी मुशावरत करेगी और फिर वो आपस में बाहमी मुशावरत के साथ अगले लाहे अमल को तय करेंगे। अभी तक तो जितना अमल है ये जमहूरी रवायात के मुताबिक है। एहतजाज करना, जुलूस निकालना, ये सब जमहूरी तरीक़ेकार हैं जो मुल्क के अंदर पहले भी हुए हैं, हर जमात ने किए हैं। और मैं तो वैसे PTI के वज़रा को कह चुका हूँ जो बहुत आजकल तनकीद करते हैं कि एक मुफ्ती आज़म यू टर्न है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसकी मुख्तलिफ मजमुआ फतावा धरना भी है, उसमें फतावा लॉन्ग मार्च भी है। तो वो ज़रूर उस किताब का मुताला करें कि मुफ्ती आज़म यू टर्न ने धरनों के ऊपर, लॉन्ग मार्चेस के ऊपर, महंगाई के ऊपर, एहतजाज के ऊपर और जब मुल्क के अंदर डॉलर जो है और रुपए की पैरिटी ख़राब हो जाए उसके ऊपर क्या कुछ कहा है। तो उसके ऊपर सोचो विचार करके वो अपोजिशन पर तनकीद करें। साहब, मगर आखिर में ये बता दें कि जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि आप लोग कन्विंस्ड हैं कि हमने जाना है और आप ऐलान भी कर चुके हैं, तो क्या आप इस बात पर भी कन्विंस्ड हो गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास एक प्लान है जो उनकी डिमांड के पर अमल दरामद कराने के लिए काफ़ी है? उनकी डिमांड यह है कि हुकूमत को घर जाना है। तो मौलाना ने आप लोगों को वो प्लान बता दिया है या मौलाना के पास भी प्लान नहीं है जो आप लोगों को भी पता नहीं है और आप लोग उसी दिन डिसाइड करेंगे जब वे मार्च के बाद पहुंचेंगे? देखिए शाहजेब, आपको मालूम है कि हर जमहूरियत के अंदर एक अवामी राय आमा को मुनज़्ज़म करना, अवामी राय आमा को मुनज़्ज़म करके उसका इजहार करना ये डेमोक्रेटिक राइट है। और जब भी पॉलिटिकल चेंज होती है पूरे यूरोप के अंदर इसकी रवायात मौजूद हैं कि लोग आके प्रोटेस्ट भी करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है। तो हमारा जो भी एहतजाज है वो जमहूरी रवायात के अंदर होगा। हम किसी गैर जमहूरी हथकंडे पर यकीन नहीं रखते, किसी गैर आइनी हथकंडे पर यकीन नहीं रखते। मौलाना के पास जो सबसे ज़्यादा एतमाद है वो उनकी पिछली 8 महीने की जो मेहनत है गालिबन वो है, चूँकि वो बहुत पुरएतमाद हैं कि जो वो मिलियन मार्चेस कर चुके हैं, एक बहुत बड़ी राय आमा है जिसकी उन्हें तायद हासिल है। और अब जबकि इस हुकूमत ने किसी तबके को नहीं छोड़ा, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो ताजिर हैं, चाहे वो सनतकार हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसान है, हर बंदा ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, दुआइयाँ दे रहा है। और ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मजदूर परेशान है, वो बेरोज़गार हो चुका है, मार्केट्स बंद हो रही हैं, दुकानें जो हैं वो उसमें गाहक ख़त्म हो चुके हैं। तो हर सतह पर जो लोगों का एक इकनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है, जो मुआशी कत्ल है, उसने उनको बहुत ज़्यादा पजीराई दे दी है। और इसकी वजह से वो बहुत पुरएतमाद हैं कि वो एक बहुत कामयाब और भरपूर शो ऑफ स्ट्रेंथ करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक दफ़ा फिर
राना सनाउल्लाह के रिमांड में, जुडिशियल रिमांड में तौसी, एक दफा फिर उनका ट्रायल शुरू नहीं हो सका। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार हुए 107 दिन हो गए हैं, मगर राना सनाउल्लाह के खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि जो जज केस सुन रहे थे, हुकूमत की वजारत कानून ने उन्हें समाअत के दौरान अचानक तब्दील कर दिया था और फिर अब तक नए जज की तैनाती नहीं की गई है। ड्यूटी जज ये केस सुन रहे हैं। रिमांड मुकम्मल होने पर आज राना सनाउल्लाह को अदालत में पेश किया गया। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि मोबाइल फोन का डेटा फराहम किया जाए, क्योंकि जब राना सनाउल्लाह को गन पॉइंट पर हिरासत में लिया गया तो उस वक्त उनसे मोबाइल फोन ले लिया गया था। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत को बताया कि टेलीफोन कंपनी डेटा फराहम नहीं कर रही, शफाफ ट्रायल के लिए शवाहिद को जाया होने से बचाया जाए। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि सीडीआर का रिकॉर्ड 1 साल तक महफूज रहता है। राना सनाउल्लाह के 3:20 से लेकर 5 बजे तक का सीडीआर फराहम किया जाए। दौरान समाअत एएनएफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेफ सिटी अथॉरिटी सीसीटीवी फुटेजेस 30 दिन तक महफूज रहती हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज कैसे 39 दिन तक महफूज रह गई। एएनएफ के वकील ने कहा कि अदालत में 16 कैमरों का बताया गया और सिर्फ 3 कैमरों का रिकॉर्ड पेश किया गया, बाकी 13 कैमरों का रिकॉर्ड कहाँ गया। पहले मुल्जिम का और अब तफ्तीशी अफसर के फ़ोन का रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, कल को घर वालों के फ़ोन का रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। एएनएफ के वकील ने कहा कि हमारा मुकदमा सीधा है, ये अदालत ट्रायल नहीं कर रही है। हमारी दरख्वास्त के मुताबिक फर्द जुर्म आयद करके रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल शुरू करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर अजीजुल्लाह भी अदालत में पेश हुए तो अदालत ने पूछा कि आपके पास अपना नंबर है या ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि ये मेरा ज़ाती नंबर है और इसके अलावा मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है। एएनएफ के वकील ने अदालत को बताया कि बाहर जाकर मुल्जिम केस के मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं और कीचड़ उछालते हैं। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि बाहर वाला काम बाहर करें, अदालत वाला काम अदालत में करें। एएनएफ के वकील ने कहा कि हमें भी आइन के आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, ये तमाम दलाइल ट्रायल वाले हो रहे हैं। इस पर जज खालिद बशीर ने कहा कि आप जितने मर्जी दलाइल दे दें, मैंने अपना कलम महदूद रखना है। अदालत ने राना सनाउल्लाह का ट्रायल शुरू करने की सदा मुस्तरद कर दी। जज खालिद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि बतौर ड्यूटी जज फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल शुरू नहीं कर सकता। साथ ही अदालत ने राना सनाउल्लाह और तफ्तीशी अफसर के मोबाइल फोन डेटा रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा अदालत ने राना सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी। अब जब तक इंसदाद मंशियात की अदालत के जज की तकर्री नहीं होती, ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। अब हुकूमत ने पहले कहा कि बहुत ही तगड़ा केस है राना सनाउल्लाह के खिलाफ, तमाम सबूत मौजूद हैं, बहुत अरसे तक सबूत जब सामने नहीं आए, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, तो फिर जज को बदल दिया वजारत कानून ने, और अब नया जज लगाना फिर किसका काम है, ये सवाल हुकूमत से पैदा होता है। और साथ ही शरियार आफरीदी साहब क्या कहते रहे, इस हवाले से मुजरा देखिए। मैं आज आपको बताऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसको सबूत दें? ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत किसको दें? ट्रायल शुरू होगा तो मेरे रब के फजल से हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र करें राना साहब। तो ट्रायल कैसे होगा जज अगर नहीं लगाया जाएगा? जज साहब कह रहे हैं मैं ड्यूटी जज हूं, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं कामरान मुर्जा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। कानून क्या कहता है? ड्यूटी जज अगर ट्रायल कर रहे हैं और जज हटा दिए गए थे वजारत कानून की तरफ से उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाकर और उनकी जानिबदारी पर सवाल उठाकर, तो अब किसकी जिम्मेदारी है जज को लगाना ताकि ट्रायल आगे चल सके? वजारत कानून की है, गवर्नमेंट की है, और इसमें तरीकाकार अपॉइंटमेंट का ये है कि जज तो जाहिर है ये क्योंकि एक वफाकी कानून है, वफाकी CNS का स्पेशल जज हुआ करता है। अपॉइंटमेंट जो है ना, वो तकर्री का हुक्म जो है वो वजारत कानून की तरफ से जारी होगा, मगर जज कहाँ से आना है, जज जो है वो मुतलका हाई कोर्ट देगी। तो तरीकाकार ये हुआ करता है कि मुतलका हाई कोर्ट को वजारत कानून जो है वज़ीर रजिस्ट्रार के खत लिखेगी कि इस तरह से ये पोस्ट खाली है और इस पे कोई अपॉइंटमेंट के लिए जो ना वो कोई नाम आप दे दीजिए। ये जो CNS के स्पेशल जजेस होते हैं ये आमतौर पर सेशन जज ही होते हैं, और स्पेशल जज जो है उसकी तनख्वाह कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो फर्क होता है। फिर हाई कोर्ट की मर्जी है, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो चीफ जस्टिस की स्केल में ले आता है, और चीफ जस्टिस जो है ना अपने सीनियर जजेस से मशवरे के बाद किसी एक जज को जो है नॉमिनेट कर देते हैं और वो फिर अपॉइंट हो जाता है। या फर्ज कर लीजिए कि उस पर किसी का एतराज है,
वजारत कानून में, तो वो दोबारा जो उस पर खतो किताबत कर सकता है। मगर इस सारे मामले में एक हफ्ते से ज्यादा का अमल नहीं लग, इससे एक से ज्यादा हफ्ता नहीं लगता। ये है तरीकाकार इसका अपॉइंटमेंट का। मतलब आपने कहा कि एक से ज़्यादा हफ्ता नहीं लगता, तो अब इतना लंबा टाइम लगे जा रहा है। अगर हुकूमत का काम है और हुकूमत जज नहीं लगा रही है, तो ड्यूटी जज है साहब, जाहिर है वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं ट्रायल शुरू कर सकता, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा कि जज जब तक आएगा नहीं तब तक ट्रायल नहीं हो सकता? ड्यूटी जज साहब नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिमांड दे सकते हैं। ड्यूटी जज जो है सिर्फ इस वक्त जुडिशियल रिमांड दे रहे होंगे, किसी रिमांड के बगैर या तहरीरी हुक्म के बगैर तो उनको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। कहती है ना जी, पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक तरह का रिमांड होता है और उसके बाद जेल में रखने के लिए दूसरी तरह का रिमांड होता है। तो वो जेल में रखने के लिए जो रिमांड है वो ड्यूटी जज दे रहा है, इससे ज्यादा ड्यूटी जज का कोई इख्तियार नहीं है। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। किस मुल्क में ऐसा हो सकता है कि 107 दिन से एक शख्स कैद है? हुकूमत कहती है कि मुकदमा बहुत ज़्यादा मजबूत है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और ट्रायल से पहले जज को हटा दिया जाता है। वो जज जो 2.5 साल से ANF की अदालतों में फैसला दे रहे थे, उन्हें राना सनाउल्लाह के फैसले से पहले, राना सनाउल्लाह की ट्रायल से पहले हटा दिया जाता है। खुली अदालत में वो बताते हैं कि मुझे व्हाट्सएप का पैगाम आया है। उसके बाद जज नहीं लगाया जाता है और ड्यूटी जज कहता है कि मैं ट्रायल शुरू नहीं करूँगा। रिमांड पर रिमांड मुलजिम का होता है और मुलजिम कैद में रहता है। किस मुल्क में ये हो सकता है? पाकिस्तान में हो रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे चलेगा? पाकिस्तान की टीम आगे कैसे बढ़ेगी? क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी? जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। पहली तनकीद शुरू हुई जब तमाम रूल्स के अगेंस्ट और अचानक अनप्रेसिडेंटेड काम किया गया। मिसबाउल हक को चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया, साथ में हेड कोच भी बनाया गया, और फिर वकार यूनुस को साथ बॉलिंग कोच के तौर पर लाया गया। और अब दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले PCB ने अचानक सरफराज अहमद को टेस्ट और T20 टीम की कप्तानी से हटा दिया है। अब अजहर अली टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2020 तक टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे टीम की कप्तानी का फैसला अभी नहीं हुआ है। सरफराज अहमद की अचानक तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि उनकी कप्तानी में T20 टीम की कारकर्दगी अच्छी थी। उनकी कप्तानी में ही टीम ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर आई। उनकी कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम 14 में से 11 सीरीज जीतने में कामयाब हुई। 3 सीरीज में नाकामी हुई, उनमें जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, और उसके बाद होम ग्राउंड पर वो सीरीज हारे श्रीलंका के खिलाफ। इसके बारे में कहा जाता है कि इस सीरीज के दौरान कुछ पुराने खिलाड़ी शामिल किए गए, जो कि मिसबाउल हक ने शामिल किए। टीम का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया था, टीम नंबर 1 टीम बन गई थी T20 में। उसके बाद अहमद शहजाद को शामिल किया गया, उमर अकमल को शामिल किया गया, विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया गया, और नाकामी की वजह ये सब बना। मगर सरफराज अहमद ने कीमत चुकाई। सरफराज अहमद T20 में पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान साबित हुए। उन्होंने 37 T20 मैचेस में टीम की क़यादत की। 37 में से 29 मैचेस जीते, 8 हारे। इस तरह PSL में सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान है, और उनकी कप्तानी में कोयटा की टीम 3 बार फाइनल में पहुंची, और फिर एक फाइनल वो जीत भी गई। इसी तरह उनकी कप्तानी में अब तक कोयटा की टीम 43 मैचेस खेल चुकी है, 26 जीते हैं, 16 हारी है। PSL में 6 टीमें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीतने की शरह कोयटा की टीम की है, जो तकरीबन 62% बनती है। मगर अचानक एक एलामिया के जरिए सरफराज अहमद को हटा दिया गया। हालांकि इस साल अप्रैल में चेयरमैन PCB एहसान मानी ने सरफराज अहमद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज की कप्तानी को दुरुस्त करार दिया। मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अब अलग होनी चाहिए, कुछ मुल्क करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है। इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। इनकी कप्तानी में कोई मसला नहीं है, ना ही टेस्ट में ना ही वनडे में। ये चेयरमैन PCB कह रहे थे कि टेस्ट में भी सरफराज की कारकर्दगी में कोई मसला नहीं। और फिर इस बयान के बाद तो पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच खेला भी नहीं, मगर फिर भी सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद की आज सुबह PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सरफराज अहमद को कप्तानी से दस्तबरदार होने का कहा। सरफराज अहमद ने वसीम खान की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। सरफराज के इनकार पर PCB चीफ एग्जीक्यूटिव ने उन्हें स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया और कहा कि फॉर्म बहाल करके वो वापस टीम में आ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने फैसलाबाद में बाबर आजम से तफसीली मुलाकात की, जिसमें उन्हें कौमी टीम की T20 की क़यादत देने के हवाले से बताया गया था, और फिर आज तब्दीली कर दी गई।
सरफराज अहमद पर तनकीद हो रही थी कि कप्तानी के दौर में सरफराज अहमद की अपनी बैटिंग मुतासिर हुई है। वर्ल्ड कप में वो सिर्फ एक हाफ सेंचुरी बना सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई, लेकिन 3 इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। बहरहाल सरफराज की जगह बाबर आजम को T20 की कप्तानी दे दी गई है। हालांकि कुछ अर्से पहले ही बाबर आजम को नायब कप्तान बनाया गया था। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में है बाबर आजम, मगर क्या कप्तानी के लिए तैयार है बाबर आजम, और क्या दुरुस्त फैसला है इस के जो नंबर 1 T20 टीम जिसने बनाई, जिसकी जीत का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है, उसको इस तरीके से अचानक हटा दिया गया। हमारे साथ आकिब जावेद साहब, साबिक क्रिकेटर, सिकंदर बख्श, साबिक क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आकिब भाई, सबसे पहले आपसे, T20 नंबर 1 टीम है पाकिस्तान की, आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला है? श्रीलंका से हम हारे, उसमें अचानक उमर अकमल अहमद शहजाद आ गए, वो फैसला था मिसबाउल हक का, निकाल दिया गया इस वक्त और कप्तानी से हटा दिया गया सरफराज अहमद को। देखिए, इसमें शायद 2-3 चीज़ें हैं कि ये जब से ये 1 साल हो गया, ये नई मैनेजमेंट आई है, तो ये अजीब से फैसले देखने को हमें मिले हैं। अगर आपने कुछ फ़ैसला करना ही था तो उसकी कोई तो बेसिस होती हैं। जब आप लेके आए थे, क्योंकि एक तो चीज़ तय है कि जब भी वर्ल्ड कप होगा, हमारे जैसे जो मुल्क है एशियाई, वो इमोशनल हो के एक तो चीफ सेलेक्टर जाता है, फिर आपका कप्तान जाता है, फिर कोच जाता है, तो ये ऑन द कार्ड्स था। आप वेट कर रहे थे कि आपने कोच चेंज कर दिया, चीफ सेलेक्टर चेंज कर दिया, तो ये कैप्टन कैसे बचेगा? क्योंकि जब तक इन 3 लोगों के ऊपर ही आपकी क्रिकेट चलती है। और इस वक्त फिर जब वर्ल्ड कप के बाद आए और आके अभी जो हमने देखा कि एक सीरीज़ बहुत ही एक कमज़ोर टीम श्रीलंका की आई, उसमें भी उसको कैप्टनसी दे क्या रहे हैं। एक सीरीज़ देख लो, अभी भी उसको ये कह रहे थे कि अभी जब भी तुम्हारी बुरी परफॉर्मेंस हुई तो तुम्हें चेंज कर दिया जाएगा। एडॉक बेसिस के ऊपर आप कभी भी किसी भी कप्तान को या किसी भी प्लेयर को लेकर आएंगे, वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। और आप अब आपने किया क्या है कि मिसबाउल हक को ला के उसको सारी जितनी क्रिकेट बोर्ड में जितनी भी पावर्स हैं सारी उसको दे दी हैं, और उसने कुछ फैसले किए हैं जो कि समझ से बाहर हैं। मैंने पहले भी एक बात की थी कि वकार यूनुस डग आउट में बैठे हैं, बॉलिंग कोच हैं, मिसबाउल हक हैं, वो हेड कोच हैं, सेलेक्टर हैं, बैटिंग कोच हैं। इनके होते हुए अहमद शहजाद का और उमर अकमल का टीम में वापस आना, क्योंकि ये वही वकार यूनुस थे जब ये कोचिंग छोड़ के गए थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल दे शुड नॉट play for Pakistan team because they are not good enough, they are not good for the team। और अचानक मिसबाउल हक भी इनको ड्रॉप कर चुके हैं, तो अचानक फिर से उनका आना टीम में, और ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये दोनों का फैसला तो नहीं है, ना ही बेचारे वो सरफराज का है। क्योंकि हम करते क्या है कि हम जो कंट्रोल चाहते हैं। मगर सिकू भाई, बार बार ये सवाल आ रहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो मुख्तलिफ फैसले हुए कि भाई ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मिसबाउल हक को आपने चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, मिसबाउल हक को आपने हेड कोच भी बना दिया। कोच का काम है प्लेयर्स के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना, सिलेक्टर का काम है अगर प्लेयर नाराज़ होता हो तो हो, परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको निकाल देना। कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हैं, मिसबा को दे दी, फिर अचानक कैसे आ गया अहमद शहजाद टीम में, कैसे आ गया उमर अकमल टीम में, तब सवाल पैदा हुआ क्या कर रहे हैं। अब अचानक जो नंबर 1 T20 की टीम बनाई जिसने, जिसका जीतने का रेशियो इतना ज़्यादा है, जिसकी PSL में बतौर कप्तान सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है, उन्हें हटा दिया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए, ये हमें लग तो रहा था पहले से शाहजेब, काफ़ी अरसे से हम वर्ल्ड कप से हम ये कह रहे हैं कि ये फंसेंगे कहीं ना कहीं आकर। मगर अब जो नया सोच के लोग आ गए, यानी कि मिसबाउल हक, उनकी जो पार्टी आ गई, मतलब वो तो 3 in 1 है, उसके उन्होंने ये करना था चेंज। और मेरा ख्याल से सरफराज का मिजाज नहीं मिलता था। जो आपका सवाल है कि एक शख्स जो पिछले 1 साल से नंबर 1 है, उसको अचानक हटा देना, ये ज़्यादती की बात है। ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क है, उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस इतनी मज़ेदार नहीं थी। मगर आप जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो मिसबा सिर्फ 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए नंबर 1 थे। आज तक उसका जिक्र होता है कि जी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 थी, पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम में नंबर 1 थी। मगर ये तो 1 साल से नंबर 1 चला आ रहा है, तो ये ज़्यादती की बात हो जाएगी। जब भी टीम गिरेगी नीचे, यानी कि उसका जो रैंकिंग गिरेगी, तो हम सब
सरफराज को याद करेंगे, इसलिए कि उसकी कप्तानी में हम नंबर 1 रह कर गए। अगरचे हम श्रीलंका से हारे हैं बुरी तरह 3 मैचेस, उसके बावजूद भी हम नंबर 1 है, तो इतना बड़ा मार्जिन था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने एक तरीके से जो है हम ख्याल लोगों को लाने के लिए, इसलिए कि अब मिसबाह उल हक जो है ड्रेसिंग रूम से बैठ के टीम को चलाएंगे, कप्तानी भी वो अंदर ड्रेसिंग रूम से बैठ के करेंगे। मगर क्या सरफराज को स्केपगोट किया गया है? अब T20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ एक विनिंग कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान का, एक साल से अगर T20 नंबर 1 टीम थी पाकिस्तान की। आम तौर पर ही इंसान विनिंग कॉम्बिनेशन किसी भी शोबे में खेल के अलावा भी नहीं बदलता। जब आपको नजर आ रहा हो कि एक चीज डिलीवर कर रही है, आप अचानक एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलते हैं, आप उमर अकमल को जगह देते हैं, अहमद शहजाद को टीम में लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे उनको मैसेज देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फैसला पाकिस्तान में हो सकता है। तो ये स्केपगोट कर रहे हैं सरफराज अहमद को श्रीलंका की सीरीज की वजह से, हालांकि फैसला मिसबाह उल हक का था। नहीं, 100% देखिए, मिसबा का एक जगह जो सेनेट की क़ायमा कमेटी है वो तो ये कह रही है कि जी मिसबा ने उनको कहीं बताया, या मिसबा ने अपने किसी दोस्त को या किसी ज़राए को बताया कि मुझ पे बहुत प्रेशर था कि इन दोनों को लो। तो भाई अगर मिसबाह उल हक जैसा खिलाड़ी जो कि इतना बड़ी पोस्ट पे आया, गॉड फादर कहलाता है क्रिकेट का, उनको तो मिकी आर्थर ने बोला ये गॉड फादर है क्रिकेट के पाकिस्तान के, इतना बड़ा खिलाड़ी अगर प्रेशर नहीं ले सकता तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान की क्रिकेट तो नहीं चलने से रही। तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि जी पहले तो आपने सिर्फ अहमद शहजाद और उमर अकमल को बोला कि इनके वजह से हारे, अब आपने सरफराज को बल्ली का बकरा बना दिया। दिस इज़ टोटली अनफेयर। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा कि आप जो है जो सिलेक्टर को अलग करें। अब सिलेक्टर को चलाने के लिए एक और लड़का अपॉइंट कर दिया गया है कि जो दूसरे सिलेक्टर से पूछ के चीफ सिलेक्टर को बताएगा, यानी कि चीफ सिलेक्टर किसी को देखेगा नहीं, वो सिर्फ मशवरों पे और जो उनकी राय होगी लोगों की उस पे लड़कों को सेलेक्ट करेगा। और इससे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नहीं हो सकती कि ये सारे पावर एक शख्स को दे दिए और सिर्फ वो अपने हम ख्याल लोगों को लाने के लिए उन्होंने इस वक्त जो है सरफराज को परे किया है। अगरचे सरफराज की टीम 1 साल से नंबर 1 है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अरे इंटरनेशनली क्या होता है जो हम नहीं कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हों? ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब से तो उम्मीद थी, वो तो बतौर कप्तान खुद बड़े कामयाब है कि ये काम वो बड़ा अच्छा करेंगे। अब क्या करें और जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हो रही हैं? दुनिया में जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, अगर आप उनको गौर से देखें और अपने भी जो अच्छी एक्सपीरियंस है उसकी भी मिसाल लें, तो पाकिस्तान में तो इमरान खान थे, इमरान खान ने पावर्स का इस्तेमाल किया, लड़ते थे, इन्फ्लुएंस भी करते थे, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क था कि वो तो हमारे जैसे जो छोटे शहरों के लोग हैं, इमरान खान जो है मुझे लाए, वसीम को सपोर्ट किया, वकार को लेके आए, मुश्ताक को लेके आए, इंजमाम को लेके आए, वो छोटे प्लेयर्स को, छोटे बच्चों को ला के ट्रेंड करके उनके लिए लड़ते थे, मोइन के लिए लड़े कि उनको इस तरह अपनी टीम एक मजबूत टीम बनानी थी। अब दूसरी दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी एक क्रिकेटर को इमरान खान से भी ज़्यादा पावर्स मिली हैं, बट उसकी एफर्ट्स देखे कहाँ जा रही हैं कि ही इज़ ब्रिंगिंग द गाइज हु आर लाइक प्लेइंग फॉर लास्ट 10 years, और उनके लिए आप बैक कर रहे हो तो आप वापस उधर ही जा रहे हो जहाँ से आपने कप्तानी छोड़ी थी। मुझे लगता है वहीं से अपना स्टार्ट एज कोच, एज सेलेक्टर और पता नहीं क्या क्या वो लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह चलता नहीं है। क्रिकेट इज़ द ओनली स्पोर्ट जिसमें कप्तान का सबसे बड़ा रोल है, और ये जो कोचेज़ या मैनेजर्स समझते हैं कि कप्तान हमारे कंट्रोल में हो और हम उसे डिक्टेट करें, ग्राउंड में कोई भी चाहे दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी डग आउट में बैठा हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। जाके अंदर एग्जीक्यूशन जो है वो कप्तान ने और प्लेयर्स ने करनी है। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। एक बेहतर खबर पाकिस्तान के लिए आई है FATF के हवाले से, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। FATF ने पाकिस्तान को फरवरी तक की मोहलत दे दी है। वजीर आजम ने कहा, वजीर खारजा ने कहा कि भारत की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को FATF ब्लैकलिस्ट कर दे। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, फरवरी तक की मोहलत दे दी गई है। साथ ही खबरदार भी कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने ज़रूरी इकदाम नहीं उठाए तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। FATF ने पाकिस्तान से मुतालिक आज अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं दिखाई है, इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा और पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक ठोस इकदाम की डेडलाइन दी जाती है। अगर पाकिस्तान उसमें भी नाकाम हुआ
तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ये वो बयान था जो FATF ने पाकिस्तान से मुतालिक जारी किया। पेरिस में FATF के इजलास के अख्ताम पर आज FATF के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। नई हुकूमत के आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से ज़ाहिरी पेशरफ्त हुई है, इसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। FATF पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी पर अपने खदशात का इजहार किया है और FATF का कहना था कि पाकिस्तान ने 27 ज़रूरी इक़दामाती मामलात में से सिर्फ 5 मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दी है, इसलिए पाकिस्तान को मजमूई एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। FATF ने एलामिये में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक संजीदा इक़दाम नहीं उठाता तो फिर एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत FATF अपने रुकन ममालिक को कह सकता है कि वो अपने मालियाती इदारों की तरफ से पाकिस्तान के साथ कारोबारी ताल्लुकात का जायज़ा ले। अहम बात यह है कि FATF ने अपने एलामिये में बेहतर इक़दाम की वजह से 3 ममालिक को अपनी मॉनिटरिंग से निकालने का ऐलान भी किया है। इन ममालिक में श्रीलंका, ट्यूनिस और इथियोपिया शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान अभी तक FATF की मॉनिटरिंग में है, ग्रे लिस्ट में रहेगा और फरवरी में पाकिस्तान के हवाले से FATF फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर वज़ारत ख़ज़ाना ने बयान जारी किया है कि FATF ने पाकिस्तान के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा है। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद का कारबंद रहेगा और पाकिस्तानी वफ्द ने FATF को एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। फिलहाल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।